दोस्तों हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो अभी अभी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि उसने खुद आगे बढ़कर दो बच्चों की जान बचाने के लिए कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे बहुत जोर की टक्कर लग गई है। उससे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है अब उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। वहाँ लेटे हुए वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और रिग्रेट करता है कि उसने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि पूरी लाइफ तो वो एक ओटाकू, यानी दोस्तों जापान में ओटाकू का मतलब वो इंसान होते हैं जिन्हें बाहर जाने से डर लगता है, या जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने घर में ही रहते हैं और सब कुछ चीज़ें अपने घर में करते हैं, जिससे उन्हें बाहर की लाइफ का बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को ओटाकू इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें ना पैसे कमाने की फिक्र होती है, ना बाहर जाने की। उन्हें बस फिक्र होती है कि कोई उनसे मिल ना ले या उनसे बात ना कर ले। वो अपने घर के अंदर रह के पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग और डिप्रेशन से भरी रह जाती है। और जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की कंडीशन और कॉन्शियसनेस उसके सामने फेड होने लगती है, उसे एक अजीब सी मिस्टीरियस आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। और फिर अचानक से वो दोबारा आंखें खुलता है। इस बार जब वो आंखें खुलता है तो सामने में एक मैरिड कपल खड़ा होता है। यहीं से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तीन इंसानों से। सबसे पहले पॉल ग्रे, फिर सैड ग्रे और उनकी मेड लिलिया। और वो तीनों हमारे मेन कैरेक्टर के आंखें खुलते ही उसके सामने मौजूद होते हैं। और अब हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि जो आदमी मर गया था वो अब एक नई वर्ल्ड में एक बेबी के रूप में दोबारा जन्म ले चुका है, जिससे आखिरकार हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी पता चल जाता है, जिसे उनके माँ बाप पॉल और जेनिथ ने दिया होता है। और वो लोग उसे प्यार से रूडियस बुला रहे होते हैं। और अब हमें ये पता चल गया है कि यही बच्चा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बेबी होने के बावजूद रूडियस को अपनी पिछली लाइफ की सब मेमोरीज याद हैं। उसे ये याद है कि वो अपनी पिछली लाइफ में 34 ईयर्स का था, और इसलिए उसे अपने नए माँ बाप बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहे हैं, क्योंकि वो सच में उससे ज़्यादा यंग थे। और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कैसे रूडियस समझ लेता है कि इस नए वर्ल्ड में लैंग्वेज कैसे काम करती है। इतनी छोटी एज होने के बावजूद उसकी पुरानी पर्सनैलिटी अभी भी जिंदा होती है, और वो लिलिया के साथ थोड़ा ठरकी बिहेव कर रहा होता है, जैसे वो अपनी पुरानी लाइफ में था। तभी एक दिन जब वो अपनी विंडो से बाहर देख रहा होता है तो सोचता है कि क्या ये जगह यूरोप जैसी है, क्योंकि सराउंडिंग्स काफ़ी पीसफुल और रूरल हैं। थोड़ी देर बाद वो पॉल को बाहर ट्रेनिंग करते हुए नोटिस करता है, और उसे देखते देखते इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि बैलेंस लूज कर कर गिर जाता है। जेनेट तुरंत रिएक्ट करती है और कहती है कि वो अपनी हीलिंग स्पेल यूज़ करेगी। रूडियस पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे ही वो चैंट करना स्टार्ट करती है उसकी सारी कंफ्यूजन तुरंत ही उड़ जाती है, और वो अपनी इंजरीज को तुरंत हील होता हुआ दिखता है। और ये सब देखकर रूडियस सच में कंप्लीटली शॉक हो जाता है, और उस मोमेंट पर उसे समझ आता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड पर रिबॉर्न हुआ है जहां मैजिक और कॉम्बैट सच में एक्सिस्ट करते हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उसके मन में एक्साइटमेंट जगा रही होती है। और ऐसे ही करते हुए टाइम पास होते रहता है, और कुछ महीने बीत जाते हैं। अब रूडियस घर के अंदर खुद को मूव करना सीख लेता है। क्यूरियोसिटी में वो सेकंड फ्लोर पर जाता है। वो वहाँ एक बड़ी सी चेस्ट देखता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसको उसके अंदर कुछ बुक्स मिलती है। लेकिन वो ये सोचता है कि इस घर में तो पूरी 5 बुक्स हैं। इससे वो सोचने लगता है कि या उसकी फैमिली रीडिंग पसंद नहीं करती, या फिर इस वर्ल्ड में बुक बहुत ही महंगी होती हैं। फिर भी वो डिसाइड करता है कि अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इन बुक्स को पढ़ना सीखे। ऐसे ही करते करते साल बीतने लगते हैं, और पॉल की गाइडेंस में रूडियस धीरे धीरे पढ़ना सीख भी जाता है। उसका इंटरेस्ट इन लिमिटेड बुक्स पर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये बुक्स एक्चुअली मैजिक गाइड्स हैं, जहाँ उसे ये पता लगता है कि मैजिक यूज़ करने के लिए दो मेन तरीके होते हैं, एक इनकेंटेशंस के थ्रू और दूसरा मैजिक सर्कल के थ्रू। और ये सब चीज़ें जानकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ते हुए ये पता चलता है कि कैसे इस मैजिकल वर्ल्ड में सब इंसानों की कैपेसिटी एक बर्थ से ही फिक्स होती है। मतलब उसका पोटेंशियल बहुत ही लिमिटेड होगा। पर यही हमें रूडियस की एक खास बात पता चलती है, वो कभी भी हार नहीं मानता। क्योंकि अभी तक हमने ये देख लिया है कि रूडियस में क्यूरियोसिटी तो बहुत बढ़ गई है अपनी इस नई दुनिया के लिए, क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया से इस नई दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वही होता है, हमें ये दिखता है कि रूडियस हार मानने से साफ मना कर देता है। तभी एक दिन वो ये डिसाइड करता है कि वो अब मैजिक टेस्ट करेगा।
वो बुक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है और तुरंत उसे अपने बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और कुछ ही सेकंड में वो एक छोटा सा वाटर बॉल क्रिएट कर लेता है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मैजिक यूज़ करना सिर्फ पावर का काम नहीं है, बल्कि फोकस और इमेजिनेशन का भी गेम है। तभी क्यूरियोसिटी में वो एक एक्सपेरिमेंट करता है कि वो बिना कुछ बोले स्पेल कास्ट करेगा और वो ऐसा ही करता है। वो इस चीज़ की कोशिश तो करता है और शॉकिंगली वो काम भी कर जाती है। ये डिस्कवरी उसे बहुत अमेज कर देती है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वो बिना चैंटिंग के भी मैजिक यूज़ कर सकता है। लेकिन उसका माना यानी वो शक्ति जो मैजिक बनाने के लिए इस दुनिया में काम आती है वो अभी भी बहुत कम है। इसलिए वो जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाता है और एग्जॉशन के चक्कर में वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। और हमें ऐसा ही दिखता है कि कैसे काफ़ी टाइम तक वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है क्योंकि बुक्स में लिखा होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। पहले तो उसे लगता है कि बुक्स झूठ बोल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे फील होता है कि उसकी पावर एक्चुअली में बढ़ रही है। अब वो ये सोचता है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगी जैसे जैसे वो बड़ा होगा, या उसकी ग्रोथ कहीं रुक तो नहीं जाएगी। कुछ दिन बाद हमें दिखता है कि पॉल ट्रेनिंग कर रहा होता है और विलेज की लड़कियां उसे एडमायर कर रही होती हैं। तभी अचानक एक वाटर बॉल उसके फेस पर लगता है और हमें पता चलता है कि ये तो रूडियस है जो छुपकर लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक कर रहा था। अब उसकी मैजिक पावर और कंट्रोल काफ़ी इंप्रूव हो चुका होता है और वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है इंटरमीडिएट मैजिक ट्राई करने का। जिसके बाद वो तुरंत एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है और वो पूरे घर की वॉल के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके पेरेंट्स तुरंत आ जाते हैं और पॉल सोचता है कि शायद मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक किया होगा, लेकिन जेनेट नोटिस करती है कि रूडियस ने बुक पढ़ी है और वो स्पेल यूज़ किया है और वो इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाती है। वो ये कहती है कि उनका बेटा तो बहुत ज़्यादा जीनियस है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें उसके लिए एक मैजिक ट्यूटर हायर किया जाना चाहिए, लेकिन पॉल आर्ग्यू करता है और जेनिथ को ये बताता है कि उनका लड़का सिर्फ स्वॉर्डमैन बनेगा, जिससे वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि तभी लीलिया उन दोनों को एक सजेशन देती है। वो उन दोनों को ये बताती है कि कैसे रूडियस एक टाइम पर मैजिक और स्वॉर्ड ट्रेनिंग दोनों कर सकता है, जैसे उसने सुबह मैजिक कर लिया और शाम को स्वॉर्ड ट्रेनिंग। जिसे सुनकर कुछ देर बाद पॉल और जेनेट दोनों ही उसकी बातें मान लेते हैं। कुछ दिनों बाद फाइनली डिसाइड हो जाता है कि उसके लिए एक मैजिक ट्यूटर हायर किया जाएगा। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि सब लोग जेनेट, पॉल और लीलिया ये सोच रहे होते हैं कि रूडियस के हायरिंग के लिए शायद कोई बुजुर्ग मैजिशियन ही आएगा, या ऐसा मैजिशियन आएगा जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन वो लोग सब तब शॉक हो जाते हैं जब वो एक यंग लड़की जिसका नाम रॉक्सी होता है उसे उनके घर आते हुए देखते हैं। रूडियस उसे देखकर सोचता है कि रॉक्सी तो काफ़ी चाइल्डिश और शाई लग रही है और अपनी आदत के हिसाब से वो ये सोचता है कि शायद वो उसे फ्यूचर में शादी करेगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि रॉक्सी तो काफ़ी स्केप्टिकल होती है। वो ये कहती है कि काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को टैलेंटेड समझते हैं, इसलिए वो बस अपना बेस्ट देगी। थोड़ी देर बाद वो रूडियस को मैजिक के बेसिक समझाती है, जैसे अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक और समनिंग मैजिक, और मैजिक के कुछ लेवल जो सीक्रेट तक जाते हैं। तभी वो एक स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करती है और अपने सामने एक पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तुरंत वो दूसरे स्पेल से उस ट्री को हील भी कर देती है। रूडियस ये सब देखकर कंप्लीटली अमेज्ड हो जाता है। जब उसकी बारी आती है तो वो एक्टिंग करता है कि उसे चैंट करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी एबिलिटी छुपाना चाहता था। पर तभी अचानक से उसके सामने एक ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से वो बिना चैंट किए ही अपनी स्पेल पूरी कंप्लीट कर देता है, जिससे रॉक्सी को समझ आ जाता है कि रूडियस बिना चैंटिंग के भी मैजिक यूज कर सकता है, जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये सुनकर रॉक्सी काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी हो जाती है और वो ये सोच रही होती है कि रूडियस को सिखाना सच में वर्थ इट रहेगा। लेकिन जब रूडियस गलती से ट्री को दोबारा गिरा देता है तो रॉक्सी थोड़ा डर जाती है और सैड होने लगती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद अब रूडियस के माँ बाप रॉक्सी को ही जिम्मेदार समझेंगे और शायद वो उसे जॉब से निकाल भी दें। तो दोस्तों, जस्ट अ क्विक पॉज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर फाइनली एक माइलस्टोन पूरा हो गया है, जिसमें आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और हमें बहुत से तरीकों से हेल्प कर सकते हैं, जैसे सुपर चैट, सुपर थैंक्स या फैन फंडिंग, जिसमें आपको हमारी किसी भी एनिमे वीडियो पब्लिक होने से पहले मिलेगी, जिससे आप और भी अच्छे से हमारे एनिमेस को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पर शाउट आउट मिले, तब तो आपको श्योरली हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे हम हमारी हर वीडियो के एंड पे हमारे मेंबर्स को शो करेंगे जो हमारे चैनल से ज्वाइन करते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं वापस एनिमे रिकैप में। रॉक्सी के डरते वक्त हमें ये दिखता है कि रूडियस उसे अश्योर करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है
जिसके कुछ देर बाद जेनिथ आकर रॉक्सी को अंदर बुलाती है ताकि वो रॉक्सी को ज़्यादा जान सके। रात को जेनिथ लोगों के यहाँ एक वेलकम पार्टी रखी जाती है। रूडियस अपनी न्यू लाइफ के बारे में सोचता है और रियलाइज़ करता है कि कैसे ये सब उसकी पिछली लाइफ से कितना ज़्यादा अलग है, जहाँ वो बस एक लेज़ी गेमर और ओटाकू था। फिर एक फ्लैशबैक आता है उसकी पिछली लाइफ का, जहाँ कुछ लोग उसे मारकर घर से निकाल देते हैं। बारिश में भटकता हुआ वो स्टूडेंट्स को देखता है जिनका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, पर वो उन्हें आकर बचा देता है और उनके बदले खुद मर जाता है। प्रेजेंट में वापस आके हमें ये दिखता है कि रूडियस अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में एक नई बेबी सिस्टर आने वाली है, जिससे रूडियस थोड़ा खुश भी है, पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन वो रॉक्सी को ये बताता है कि कैसे वो कितनी अमेजिंग टीचर है और अब वो इंटरमीडिएट मैजिक भी इजीली यूज कर सकता है सिर्फ रॉक्सी के बदौलत। ये सब देखकर क्लियर हो जाता है कि रूडियस की जर्नी अभी बस स्टार्ट ही हुई है और आगे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। रॉक्सी एक जगह पर एक बुक पढ़ रही होती है जो मैजिक के ओरिजिन के बारे में होती है। वहीं दूसरी तरफ रूडियस अपने नॉटी नेचर के चक्कर में रॉक्सी को गलत नजरिए से देख रहा होता है, लेकिन फिर वो एक जगह पर बैठकर उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया में डीमंस और स्पिरिट्स भी होते हैं। रॉक्सी जवाब देती है कि वो खुद एक डीमन है और इसी वजह से जब उसके पेरेंट्स ने उसे पहली बार देखा था तो वो डर गए थे। रॉक्सी रूडियस को समझाती है कि शायद ये सब उसके हेयर कलर की वजह से हुआ था। फिर वो सुपार्ट नाम के कुछ डीमंस के बारे में बताती है और एक्सप्लेन करती है कि बहुत समय पहले ह्यूमंस और डीमंस के बीच एक वॉर हुई थी जिसे लेसास वॉर कहा जाता था, जहाँ पर सुपार्ट नाम के डीमन की रेस ने बहुत लोगों को मार दिया था, इंक्लूडिंग बच्चे। वो आगे बताती है कि उन्होंने लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, जिस वजह से सब रेसेस उनसे नफरत करने लग गई थी और उन्हें उनके अपने डीमन कॉन्टिनेंट से भी निकाल दिया गया था। फिर वो कहती है कि बचपन से लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती थी कि अगर रात को देर तक जागते रहोगे तो सुपार्ट आकर उन्हें खा जाएगा। रॉक्सी फाइनली ऐड करती है कि उनके फोरहेड पर एक जेम होता है और अगर कभी रूडियस का सामना उनसे होता है तो वो तुरंत भागना चाहिए। फिर वो कहती है उसे अपने बालों का कलर पसंद नहीं है और ये लाइन सुनते ही रूडियस का ठगी मोड भी एक्टिवेट हो जाता है। रूडियस अपनी स्मूथ बातों से ये कहता है कि उसे उसका हेयर कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। रॉक्सी उसे कहती है कि अगर उसे 10 साल बाद भी यही फीलिंग रही तो रॉक्सी उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेगी, क्लियरली हिंट करते हुए कि वो अभी बहुत छोटा है। कुछ महीनों बाद रूडियस बताता है कि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। वो अब 4 साल का हो चुका है और उसके फादर अभी भी उसे और सिखाने के लिए पुश करते हैं। रूडियस कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा याद करता है, क्योंकि उस स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। तभी रॉक्सी आती है और बताती है कि उसके होमलैंड में इतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, तभी इसलिए वो यहाँ को बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप मानती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। वो उससे रेड ड्रैगन माउंटेन के बारे में बताती है और कहती है उनके पास रेनोना नाम की एक कंट्री है। वो ऐड करती है कि रेनोना में रेनोना यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक भी है, जो दुनिया का बेस्ट मैजिक स्कूल है और वहाँ किसी भी रेस का इंसान पढ़ सकता है। रॉक्सी उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो फ्यूचर में मैजिक सीखना चाहता है तो वो रेनोना जा सकता है, लेकिन रूडियस कहता है कि उसे सिर्फ वही चाहिए और कोई टीचर नहीं। रॉक्सी रूडियस की ये बातें सुनकर ये कहती है कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और रॉक्सी उसे इतना नहीं बना सकती। कुछ महीनों बाद घर में सेलिब्रेशन की तैयारी है, क्योंकि रूडियस का 5th बर्थडे आने वाला है। वो बताता है कि इस दुनिया में बर्थडेज हर साल नहीं बल्कि हर 5 साल में सेलिब्रेट होते हैं, जिसका मतलब है कि रूडियस सच में काफ़ी बड़ा हो चुका है। सेलिब्रेशन के बाद पॉल उसे एक स्वॉर्ड देता है और समझाता है कि फ्यूचर में उसे अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करना होगा। जेनेट उसे एक बुक देती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रॉक्सी उसे एक वॉन्ड देती है जिसमें मैजिकल जैम होता है और रॉक्सी ये बताती है कि कैसे ये वॉन्ड उसकी पावर को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई भी कर सकती है। और रूडियस भी इतनी सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सबको थैंक्स करता है और उन्हें ये बताता है कि वो इन चीज़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेगा। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रॉक्सी बहुत प्राउड होकर रूडियस से ये कहती है कि कैसे वो इतने कम टाइम में 4 टाइप के एडवांस अटैक मैजिक करना भी सीख गया है। फिर वो ये कहती है कि अगले दिन उसका फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम होगा, जिससे रूडियस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रात को वो विंडो के पास खड़े रहकर अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में सोचता है और सोचता है कि वो अपनी सेकंड लाइफ को सही कैसे करेगा। अगली सुबह रॉक्सी रूडियस के एग्जाम के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन रूडियस बाहर जाने से डर रहा होता है अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से। रॉक्सी उसे अपने साथ ले जाती है और दोनों हॉर्स पर तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में रूडियस सोचता है कि लोग उसे जज करेंगे,
लेकिन जब वो देखता है कि विलेज के लोग काफ़ी काइंड हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रॉक्सी उसे एक पावरफुल वाटर स्पेल दिखाने वाली होती है जिसे रूडियस को समझना है कि उसने क्या करा है। वो क्लियरली बोलती है कि वो ये स्पेल सिर्फ एक बार करेगी, इसलिए उसे ध्यान से देखना और याद रखना। जैसे ही रॉक्सी चैंटिंग स्टार्ट करती है, आसमान धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा सा स्टॉर्म फॉर्म हो जाता है। अचानक से लाइटनिंग सीधा घोड़े पर गिरती है, जिसकी वजह से वो लोग रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रॉक्सी तुरंत हीलिंग मैच यूज कर घोड़े को ठीक कर देती है। फिर वो रूडियस की तरफ मुड़कर कहती है कि अब उसकी बारी है। रूडियस बिना हेजिटेट करे स्पेल कास्ट करता है और सबको सरप्राइज करते हुए वो रॉक्सी से भी बेटर परफॉर्म करता है। थोड़ी देर बाद दोनों बात करते हैं और रॉक्सी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बोलती है कि अब वो सीक्रेट लेवल मैजिशियन बन चुका है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अब उसके पास रेडियस को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये सुनते ही रेडियस काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी टीचर से सब कुछ सीख लिया होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि रूडियस और उसके पेरेंट्स रॉक्सी को अलविदा कर रहे होते हैं। जेनिथ और पॉल उसे रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन रॉक्सी मना कर देती है और कहती है वो दुनिया घूमकर और मैजिक सीखना चाहती है। वो ये भी बोलती है कि अब वो रूडियस को और कुछ भी नहीं सिखा सकती। जाने से पहले रॉक्सी उसे अपने होमलैंड का एक नेकलेस देती है और उसे संभाल कर रखना बोलती है। रूडियस प्रॉमिस करता है कि वो अब इसे सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेजर मानकर अपने पास संभाल कर रखेगा। इतना कहकर रॉक्सी तुरंत वहाँ से चले जाती है। सीन चेंज होता है और लिलिया पकड़ लेती है रूडियस को जब उसे पता चलता है कि उसने रॉक्सी के अंडरवेयर छुपाकर कहीं रख दिए हैं। मतलब वो सीधा सीधा रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। कुछ दिनों बाद रूडियस अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो बाहर जाकर खेलना चाहता है। ये सुन के वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी बाहर नहीं जाता। रूडियस अपने फादर से पूछता है कि उनकी फैमिली की लेगेसी कैरी करने के लिए क्या करना चाहिए। पॉल मजाक में बोलता है कि उसे 2 गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए और घर लाना चाहिए। साथ ही वो एक सीरियस बात भी बोलता है कि एक आदमी की स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल पावर में नहीं बल्कि इस बात में होती है कि वो एक औरत के साथ कैसा बिहेव करता है। थोड़ी बात के बाद रूडियस बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो ये देखता है कि कुछ बच्चे किसी को परेशान कर रहे होते हैं और उस पर मिट्टी फेंक रहे होते हैं। जैसे ही एक लड़का पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, रूडियस बीच में आ जाता है। वो अपने वाटर मैजिक को यूज करता है और उन सबको भिगा देता है और वो सब इस चीज के चक्कर में डर कर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो ये देखता है कि उसने जिसको बचाया है वो तो एक हुड पहना हुआ लड़का है। जब वो उसका चेहरा थोड़ा देखता है तो वो काफी हैंडसम लगता है। वो उसे झुकने को कहता है और वाटर मैजिक से उसका सर साफ कर देता है। उस मोमेंट पर रूडियस को रॉक्सी की ये बात याद आती है कि कैसे उसने उसे एक बहुत ही खतरनाक डीमन रेस सुपर्म के बारे में बताया था। तो वो तुरंत उस लड़के के फोरहेड को चेक करता है और रिलीफ फील करता है जब उसे उसके चेहरे पर कोई जैम नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद वो विंड मैजिक से उसके बाल भी सुखा देता है। लड़का बताता है कि उसके फादर हाफ एल्फ है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी के बाल उस जैसे नहीं है, जिस वजह से वो रो पड़ता है। जिसके बाद रूडियस उसे काम करता है और ये कहता है कि वो थोड़ा सेंसिटिव है। दोनों थोड़ी देर बाद एक मीडो की तरफ जाते हैं और रूडियस उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सोफेट बताता है। रूडियस को अभी भी लगता है कि वो लड़का है और सोचता है कि ये फ्यूचर में उसकी हेल्प करेगा लड़कियों को इम्प्रेस करने में। वो उससे कहता है कि अब से वो दोनों दोस्त हैं। मीडो में पहुंचकर सोफेट कहती है कि वो अब उसकी तरह मैजिक सीखना चाहती है और दोनों पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ घंटे बाद रूडियस उसे घर छोड़ देता है और खुद वापस चले जाता है। और घर पहुंचते ही वो ये देखता है कि पॉल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि पॉल को ये बताया गया होता है कि रूडियस ने कुछ लड़कों को मारा है। रूडियस समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग एक लड़के को परेशान कर रहे थे, लेकिन पॉल सुनाता है और उसे डांटने लगता है। जब रूडियस फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो पॉल उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। पॉल कहता है कि उसे लड़कों को नहीं मारना चाहिए था। इस पर रूडियस गुस्से में जवाब देता है कि उसे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है और तभी वो सार्केस्टिकली ये बोलता है कि अगर अगली बार वो उन तीनों को किसी को मारता हुआ देखेगा तो वो चौथा बनकर उन्हें ज्वाइन कर देगा। वो ये भी बोल देता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा और अपना नाम चेंज करेगा क्योंकि उसे इस नाम पर शर्म आती है। और ये सब चीज़ें सुनकर पॉल को रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी गलती है और वो रूडियस से अपोलोजाइज करता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ और महीने बीत जाते हैं और वहाँ पर समर आ जाता है। रूडियस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कैसे वही लड़के बार बार वापस आकर रूडियस से बदला लेने की कोशिश करते हैं, पर रूडियस तो हमेशा उन्हें और भी ज़्यादा मारता रहता है, जिसकी वजह से उन बच्चों की माएँ बार बार आकर जेनिथ और पॉल से रूडियस की कंप्लेन करती रहती हैं। और ऐसे ही करते हुए एक दिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान उससे सोफियत मिलने आती है और वो ये देखता है कि कैसे सोफियत काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है।
रूडियस के सिखाए गए स्पेल को वो बड़े ही आराम से यूज कर सकती है, पर वो एक स्पेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है जो रूडियस बिना चैन के करता है। सोवियत कहती है कि वो भी बिना चैन के मैजिक सीखना चाहती है। रूडियस उसे समझाता है और वो दोनों ट्राई करते हैं और दोनों सक्सेसफुल होने पर बहुत खुश हो जाते हैं। इस वक्त तक रूडियस को ये लगता था कि सोफियत लड़का है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों उनके घर चले जाते हैं। लिलिया उन्हें तावल देती है और बताती है कि उनके नहाने के लिए गर्म पानी रेडी है। रूडियस बिना शर्म के उसके सामने कपड़े उतारने लगता है, जबकि सोवियत की लिली बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है। रूडियस सोफी को भी बोलता है कि उसे कपड़े उतार कर वहां पर उसके साथ नहाना चाहिए, जिसे सुनने के बाद सोफियत अपना शर्ट हल्के से उतारती है। पर रूडियस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार सोफी इतने एम्बेरस क्यों है। फिर वो उसके पैंट्स पे उतारने की कोशिश करता है और अजीब सी बातें करता है। और जैसे ही सोफियत थोड़ा रिलैक्स होती है, रूडियस अचानक से उसका लास्ट बचे हुआ कपड़ा भी उतार देता है, जिससे वो कंप्लीटली नेकेड हो जाती है। वो शॉक में रो पड़ती है और रूडियस ऑकवर्डली बोलता है कि उसे लगा था कि वो तो लड़का है। तभी पॉल वहां आ जाता है और सोफियत को वहां से ले जाता है। उसके बाद पॉल रूडियस के साथ बैठकर उसे ये समझाता है कि उसे सोफियत से अपोलोजाइज करना चाहिए। दोनों नीचे आते हैं और रूडियस काफी एम्बेरस्ड होता है। वो सोफियत से माफी मांगता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोल देता है कि उसे लगा था कि वो लड़का है क्योंकि उसके बाल छोटे थे। ये बातें सुनकर सोफियत फिर से रो पड़ती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रूडियस और पॉल शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन रूडियस क्लियरली अपसेट होता है क्योंकि वो अब तक अपनी दोस्त से प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर पाया है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़कियों को स्ट्रेंथ पसंद होती है, लेकिन वो एक आदमी की वीकनेस देखना भी पसंद करती है। पॉल रूडियस से ये कहता है कि वो सोफियत को अपना वीक साइड भी दिखाए। रूडियस पॉल की ये बात एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो पॉल को ये भी बताता है कि कैसे उसे बुरा लग रहा है कि सोवियत उसे अब अवॉइड कर रही है। थोड़ी देर बाद सोवियत वहां आ जाती है और पॉल लिटरली रूडियस को उसकी तरफ धक्का दे देता है। रूडियस पहले तो काफी नर्वस हो जाता है और ऐसी बातें बोलने लगता है जो लड़कियों को डरा देती हैं, लेकिन फिर वो खुद को रिलैक्स करता है और नॉर्मल बिहेव करता है। सोवियत उसकी बातें सुनती है, खुद भी माफी मांगती है और कहती है कि वो चाहती है कि रूडियस वैसे ही बिहेव करे जैसे वो पहले करता था। इस मोमेंट पर दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और वो दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद फैमिली काफी खुश होती है क्योंकि ज़ैनब फिर से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन लंच के दौरान लिलिया एक शॉकिंग न्यूज देती है, वो भी प्रेग्नेंट है। सब तुरंत पॉल की तरफ देखने लगते हैं और वो एक्सेप्ट करता है कि शायद वो उसका ही बच्चा है, जिससे ज़ैनब बहुत गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। उस रात दोनों औरतें बातें करती हैं और ज़ैनब लिलिया से पूछती है कि वो क्या करेगी। लिलिया शर्माते हुए कहती है कि वो डिलीवरी के बाद अपने होमलैंड लौट जाएगी, लेकिन सफर लंबा है और विंटर्स भी आ सकते हैं। रूडियस जो ये सब सुन रहा होता है रियलाइज करता है कि ये जर्नी लिलिया के लिए डेंजरस हो सकती है, स्पेशली अगर वो बीच में बेहोश हो गई तो। ज़ैनब भी कंफ्यूज होती है क्योंकि एक तरफ लिलिया ने गलत किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके साथ उनकी फैमिली की तरह रह चुकी है और उसने रूडियस को भी बचपन से ही बड़ा करा है। रूडियस को याद आता है कि लिलिया ने उसे बचाया था जब रॉक्सी के अंडरवेयर वाली बात छुपाई थी, तो वो ये डिसाइड करता है कि अब वो लिलिया की हेल्प करेगा। वो दोनों के पास जाता है और सिचुएशन को ऐसा प्रेजेंट करता है कि गलती पॉल की लगे, ना कि लिलिया की। फिर वो ज़ैनब को इमोशनल तरीके से मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि वो लिलिया और अपने फ्यूचर सिबलिंग्स से अलग नहीं होना चाहता। आखिरकार ज़ैनब मान जाती है और लिलिया को कह देती है कि वो यहीं रह सकती है क्योंकि अब वो उनकी फैमिली का अच्छे से हिस्सा बन चुकी है। ये सुनकर लिलिया खुशी के मारे रो पड़ती है और ज़ैनब पॉल को वार्निंग देती है कि वो उससे बात करेगी। कुछ महीनों बाद विंटर आ जाते हैं और पॉल और रूडियस शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं, जबकि लिलिया उन्हें देखती है। तभी एक फ्लैशबैक में लिलिया बताती है कि असल में उसने ही पॉल को सेड्यूस किया था और शुरू में वो रूडियस को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बचपन से ही थोड़ा ठड़की था, लेकिन अब जब रूडियस ने उसकी हेल्प की है तो अब वो रूडियस का एहसान कभी नहीं भूल सकती और एक दिन वो उसका एहसान पक्का चुकाएगी। कुछ टाइम बाद दोनों बेबीज पैदा होते हैं, दो प्यारी लड़कियां, आयशा और नॉन। अब दोनों ज़ैनब और लिलिया अपनी अपनी बेटियों को एक साथ रेस करते हैं। ये सब देखकर रूडियस और सोफी से ये कहता है कि वो एक अच्छा बड़ा भाई बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस और लिलिया का रिलेशनशिप भी काफी इंप्रूव हो जाता है और वो ज्यादा टाइम लिलिया के साथ स्पेंड करने लगता है। कुछ दिनों बाद रूडियस और पॉल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और रूडियस सोचता है कि चाहे उसका फादर परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है। एक मोमेंट पर रूडियस पॉल पर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वो चाहता है कि रूडियस एक दिन उस जैसा बने। इस पर रूडियस कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो कभी भी अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ चीट नहीं करेगा। बाद में पॉल उसे छेड़ता है कि वो सोवियत से काफी क्लोज हो रहा है और कहता है कि वो लड़की काफी क्यूट है। फिर वो टॉपिक चेंज करके बोलता है कि रूडियस को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ना लिखना जानता ही है।
साथ ही वो ये भी बोलता है कि स्कूल में मोस्टली रिच किड्स होते हैं और वहाँ उतनी लड़कियां भी नहीं होती जितनी वो सोच रहा है। ये सुनकर रूडियस थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। कुछ देर बाद रूडियस और सोवियत एक ट्री के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रूडियस उसे कहता है कि उसे लग रहा है कि वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ना मैजिक में ना ही स्वॉर्ड्समैनशिप में। इसलिए वो सोच रहा था कि वो कहीं और चले जाए। ये सुनते ही सोवियत इमोशनल हो जाती है और उसे पकड़कर रो लेती है। कहती है कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती। रूडियस उसे काम करता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके साथ रहना ही सही डिसीजन रहेगा। रूडियस के दिमाग में अब सोवियत को लेकर अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं। वो बेसिकली अपनी फ्यूचर वाइफ के रूप में सोवियत को ही देख रहा होता है। उस रात वो उसके बारे में सोचता है। तभी पॉल रूम में आता है और उसे एक लेटर देता है जो उसकी टीचर रॉक्सी ने भेजा था। लेटर में लिखा होता है कि उन्हें मिले हुए 2 साल हो चुके हैं और अब वो चिरॉन किंगडम के कैसल में है, जहाँ वो वहाँ के 7 प्रिंस की ट्यूटर है। वो ये भी बताती है कि कैसे प्रिंस काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन थोड़ा ठरकी भी है। वो उसे कपड़े बदलते वक्त देखने की कोशिश करता है और उसकी अंडरवेयर भी चुरा लेता है, बिल्कुल लूडियस की तरह। रॉक्सी आगे लिखती है कि उसने अब वाटर मैजिक को किंग लेवल तक मास्टर कर लिया है और वो खुश है, क्योंकि उसे लगा था कि वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। लेटर के एंड में वो रूडियस को याद दिलाती है कि अगर वो अपने मैजिक को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे रेओना मैजिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहिए। पॉल लूडियस के साथ ही उसका लेटर पढ़ रहा होता है और वो ये कहता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत कम मेजेस इस लेवल तक पहुंचते हैं। फिर वो मजाक में उसे छेड़ने लगता है, पूछता है कि क्या उसने भी रॉक्सी का अंडरवेयर चुराया था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम रूडियस थोड़ा उदास होता है। वो कहता है वो भी रेओना मैजिकल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, लेकिन जब सोफी को ये पता चलता है तो वो फिर से रो पड़ती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो दोनों एडमिशन का खर्चा उठा सकते हैं। पॉल सीधा मना कर देता है। पहला रीज़न ये कि रूडियस अपनी शॉर्ट्समैनशिप सीखना शुरू ही किया है और काफ़ी छोटा है। दूसरा रीज़न पैसा है। वो ये कहता है कि वो रूडियस का तो खर्चा उठा सकता है, लेकिन सोफी का नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। रूडियस सिचुएशन समझ जाता है और वो सीधा पॉल से ये कहता है कि उसके लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ दे, क्योंकि वो खुद पैसा कमाकर सोफी की फीस भरेगा। थोड़ा सोच विचार के बाद पॉल उसकी बात मान लेता है और ऐसे ही कुछ दिन बाद एक कैरेज उनके घर आती है, जिसमें से एक वॉरियर गर्ल उतरती है। वो हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट होती है। उसका नाम गीना होता है। गीना काफ़ी काइंड होती है और जैनेत उसको उसकी बेटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जैनेत और लिलिया रूडियस को अलविदा कहने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ हो क्या रहा है। तब पॉल उससे पूछता है कि अगर वो उससे ये ऑर्डर करे कि वो सोफी से दूर रहे तो वो क्या करेगा। रूडियस सीधा जवाब देता है कि वो ये ऑर्डर नहीं मानेगा। इतना सुनते ही पॉल उसे पकड़कर फेंक देता है और उस पर अटैक करने लगता है। रूडियस अपनी स्किल यूज कर अटैक डॉज करता है, पर पॉल स्वॉर्ड्समैनशिप में इतना माहिर होता है कि वो तुरंत ही वापस रूडियस पर अटैक करता है और सीधा उसे हिट कर देता है। और हमें ये दिखता है कि इस हिट से रूडियस बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब रूडियस होश में आता है तो ये देखता है कि वो एक कैरेज में गीशा के साथ जा रहा होता है। गीशा उसे ये बताती है कि कैसे अब से वो दोनों कंपेनियन है। तब वो उसे एक लेटर देती है जो पॉल ने उसे के लिए छोड़ा होता है। लेटर में लिखा होता है कि उसने रूडियस के लिए रोवा में एक जॉब अरेंज की है, एक 9 साल की लड़की को ट्यूटर करना। साथ ही वो ये भी लिखता है कि गीशा उस फैमिली की बॉडीगार्ड है और शॉर्ट इंस्ट्रक्टर भी है और वही रूडियस को फाइटिंग सिखाएगी, जबकि रूडियस उसे कुछ चीज़ें सिखाएगा जो गीशा को सीखनी है। लेटर में ये भी मेंशन किया होता है कि वो एक किंग लेवल वॉरियर है, यानी रूडियस को गीशा से एक अच्छा टीचर बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा। पॉल ये भी लिखता है कि रूडियस अगले 5 साल तक वहीं रहेगा, जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता और उसे वहां से उससे पहले वापस आने की परमिशन नहीं है। रूडियस समझ जाता है कि पॉल ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि रूडियस सोफी पर बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट हो रहा था। वो एक्सेप्ट करता है कि ये डिसीजन सही है, क्योंकि इससे सोफी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और ऐसे ही कुछ घंटों बाद गीशा और रूडियस साथ में मिलकर रोवा पहुंच जाते हैं, जहां पर रूडियस एक बहुत बड़े से मेंशन में वेट कर रहा होता है, जहां वो कई सारी बीस गर्ल को नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम फिलिप होता है, जो उस शहर का लॉर्ड होता है। फिलिप अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो पॉल का रिलेटिव है। ये सुनकर रूडियस समझ जाता है कि उसके फादर ने शायद उसके लिए कनेक्शंस किए हैं। फिलिप रूडियस से ये पूछता है कि उसने अपनी जॉब के बारे में कितना पता है। रूडियस कहता है कि उसे बस इतना पता है कि वो आने वाले 5 साल तक एक लड़की को ट्यूटर करेगा, जिसके बदले फिलिप उसे पैसा देगा और वो उन पैसों को अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरने में कामयाब करेगा। फिलिप कंफर्म करता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी है और आखिरकार वो उससे उसे मिलवाने लेकर जाता है।
रास्ते में फिलिप ये बताता है कि कैसे उसे रूडियस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि उसकी बेटी काफ़ी ज़िद्दी और स्पॉइल्ड है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां रूडियस तुरंत ही अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे एक अजीब सा डेंजर फील होता है। यहाँ हम मिलते हैं एरियस से और रूडियस तुरंत ही बहुत पोलाइटली से अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करता है एरियस सीधा उसे थप्पड़ मार देती है। जब रूडियस कंप्लेन करता है वो कहती है कि वो उससे छोटा है इसलिए उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये देख रूडियस डिसाइड करता है कि अगर वो समझ नहीं रही तो उसे भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा और वो उसे जोर से थप्पड़ वापस मार देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और एरियस उस पर पागल हो जाती है। वो उस पर जंप कर कर उसका फेस पंच करने लगती है। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि रूडियस को अपना विंड मैजिक यूज कर कर उसे दूर तक खेलना पड़ता है और वहां से भागना पड़ता है। एरियस उसे ढूंढती रहती है जबकि रूडियस सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल मेनियक है। थोड़ी देर बाद वो फिलिप्स के पास वापस आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो गिव अप कर रहा है। लेकिन रूडियस का प्राइड उसे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि पॉल उसका मजाक उड़ाएगा। इसलिए वो एक प्लान बताता है और फिलिप को समझाता है। उस रात वो बेड पर लेटे हुए बस ये होप कर रहा होता है कि उसका प्लान काम करे। अगले दिन जब वो उठता है तो वो खुद को एक बॉक्स के अंदर बना हुआ पाता है। जब वो दूसरा बॉक्स खोलता है तो उसमें एरियस होती है। यहाँ रिवील होता है कि उसका प्लान था फेक किडनैपिंग क्रिएट करना ताकि वो एरियस को दिखा सके कि मैजिक सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियस चिल्लाने लगती है और वो बार बार कीशा को बुला रही होती है लेकिन उसकी जगह पर एक रूड आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो आदमी एरियस के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसे मारने लगता है। वो आदमी कुछ देर बाद एरियस को वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाता है। जब हमें ये पता चलता है कि एरियस बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है रूडियस उसे पार्शली हील करता है, पूरा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कम्प्लीटली हील हो गई तो वो फिर से चिल्लाएगी। वो उसे कहता है कि वो खुद को हील करे लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे स्पेल्स नहीं आते। पर रूडियस तो उसे टॉन्ट करता है कि अगर वो पढ़ती तो उसे कुछ ना कुछ तो आ जाता। तभी रूडियस बाहर के लोगों की आवाज़ होता है और रियलाइज़ करता है कि वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, ये लोग प्लान के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है एस्केप करना। वो अर्थ मैजिक को यूज़ कर कर वहाँ की दीवार तोड़ने लगता है और एरियस को बोलता है कि वो यहाँ से जाने वाला है वरना वो दोनों मर जाएंगे। एरियस उसे हेल्प करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी यूजुअल वॉयलेंस यूज़ करे। फिर वो एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए स्पाइक्स बना देता है। जब गार्ड अंदर आने वाले होते हैं वो एरियस से डील करता है कि अब वो ना वॉयलेंट होगी ना उससे रूड बिहेवियर करेगी, तो तभी वो उसकी हेल्प करेगा। जिसके कुछ सेकंड बाद वो आखिरकार रूडियस की बात मान जाती है। दोनों वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रूडियस एक एले पर एरियस को हील कर रहा होता है लेकिन एरियस अपना प्रॉमिस तोड़ देती है और फिर से चिल्लाने लगती है जिससे आखिरकार रूडियस उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर उसे ये बोलता है कि अगर वो नहीं सुधरी तो उसे वहीं छोड़ देगा और वो वहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही एरियस को वापस उन लोगों का डर लगता है वो तुरंत उसके पीछे जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो अब से वॉयलेंट नहीं होगी। दोनों एक गैरेज स्टेशन पर पहुंचते हैं और क्योंकि एरियस पढ़ना नहीं जानती रूडियस उसे स्टडी की इंपॉर्टेंस समझाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों गैरेज में ट्रेवल करने लगते हैं। सिटी के पास पहुंचते वक्त वो कुछ हॉर्स राइडर्स को देखते हैं और उनमें से एक फिलिप का आदमी होता है जिसे देखकर रूडियस थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन उसी मोमेंट पर एरियस को कोई किडनैप कर लेता है। रूडियस तुरंत उनका पीछा करता है और अर्थ मैजिक से उन्हें रोक देता है। वो लोग उसके टैलेंट को देखकर उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो उनके साथ ज्वाइन कर लेगा तो वो उसे बहुत सारा गोल्ड देंगे। जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि रूडियस थोड़ी देर तक सोचने लगता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने और सोवियत की यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए। वो लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एरियस ने उनकी लाइफ ख़राब करी है और वो उससे भी यूज़ करेगी। लेकिन रूडियस जो अंदर से एक अडल्ट माइंड रखता है समझ जाता है कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें होती हैं। वो याद करता है कि कैसे वो अपनी प्रीवियस लाइफ में एक शट इन स्टूडेंट था जो बस घर में रहता था और गेम्स खेलता था। इस बार वो अलग डिसीजन लेना चाहता है। वो तुरंत फायरबॉल क्रिएट करता है और आइस के साथ उसे कंपाइल कर कर फायरवर्क्स जैसा बना देता है और फिर सीधा एरियस को बचाने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपना अर्थ मैजिक से बहुत ही शार्प स्पेयर भी उनकी तरफ लॉन्च कर देता है। तभी एक आदमी तलवार फेंकता है और हमें ये दिखता है कि सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। रूडियस को याद आता है कि पॉल ने उसे पहले भी इस टेक्निक के बारे में बताया था और वार्न भी करा था। लेकिन जैसे ही वो तलवार उसकी तरफ आने वाली होती है अचानक से वो टूट जाती है और वहाँ एंट्री होती है कीशा की। एक ही मोमेंट पे वो बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से मूव करती है और उन दोनों आदमियों को तुरंत ही काट देती है। उनमें से एक का सर सीधा रूडियस के सामने गिरता है। ये देखकर रूडियस कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी भी इतना ब्रूटल सीन नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है
गीशा बताती है कि वो एक्सप्लोजन देखकर वहाँ पर आई है, जो रूडियस ने फायरबॉल से क्रिएट किया था। वहीं फिलिप्स का आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब वापस मैंशन पहुँचते हैं, जहाँ पर फिलिप्स उनका इंतजार कर रहा होता है। गीशा उस ट्रेटर आदमी को उनके हवाले कर देती है। एरियस प्राउडली कहती है कि कैसे उनका प्रॉमिस सिर्फ घर वापस आने तक का था। और ये सुनते ही रूडियस सोचता है कि वो दोबारा मरना नहीं चाहता, और ये सब चीज़ें सोचकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एरियस उसे रोक देती है और कहती है अगर वो चाहे तो यही काम कंटिन्यू कर सकता है, वो उसे ज़्यादा तंग नहीं करेगी। और ये चीज़ें सुनते ही रूडियस का मूड बहुत ही जल्दी बेटर हो जाता है। अगले दिन वो फिलिप से बात करता है और पूछता है कि एरियस की किडनैपिंग के पीछे रीज़न क्या था। फिलिप्स बताता है कि इसका एक रीज़न था कि उसे ग्रे रेड की लीनिएज भी है। और ये सब चीज़ें सुनते ही रूडियस सोचता है कि शायद इस फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बनाना बेटर होगा। तभी एक औरत रूम में आती है जिसका नाम हिल्डा होता है, एरियस की माँ। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लगती है और रूडियस को एक भी वर्ड नहीं बोलने देती। फिर एक और आदमी एंट्री लेता है जिसका नाम सोरस होता है, जो फैमिली का हेड होता है और फिलिप्स का फादर भी। वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग होता है और कहता है कि उसने सुना है कि रूडियस ने उसकी ग्रैंडडॉटर को बचाया है। रूडियस बहुत मॉडेस्टली कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब गीशा ने किया है। ये सुनते ही सोरोस गुस्से में फिलिप्स को पंच मार देता है और कहता है कि जिसने उसकी ग्रैंडडॉटर को बचाया है उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर सोरोस रूडियस को ये बताता है कि कैसे एरिस को मैजिक सिखाए। रूडियस एग्री करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि एरियस खुद उसे रिक्वेस्ट करे। पहले तो सोरस को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद एरियस को बुलाया जाता है और हमें ये दिखता है कि वो थोड़ा शर्माते हुए रूडियस से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करती है। और ये देखकर सोरोस भी काफ़ी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर रूडियस, एरिस और कीशा साथ में ट्रेनिंग करने लगता है। और हमें ये दिखता है कि एरियस अपना पहला फायर स्पेल कास्ट करने में कामयाब रहती है और रूडियस उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत प्राउड फील करता है। साथ ही वो अपने मैजिक से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाकर एंजॉय भी करता है। कुछ दिन बाद जब वो गीसा को बेसिक मैथ सिखा रहा होता है, तब एरिस एक्साइटमेंट में अपना पैड चला देती है। रूडियस तुरंत वाटर मैजिक को यूज कर वो फायर बुझा देता है, लेकिन एरियस वहां से भाग जाती है, जिससे रूडियस को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। उसे ढूंढते वक्त वो बताता है कि पिछले 1 महीने से वो उसका टीचर है, लेकिन जब भी रीडिंग या राइटिंग की बात आती है एरिस हमेशा भाग जाती है। और आखिरकार कुछ देर बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब रहता है, जो स्टेबल या अस्तबल में सोई हुई पाती है। यहाँ रूडियस फिर अपनी परवी साइड देखता है और सोचता है कि शायद वो एरियस का फायदा उठा लेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी लिमिट क्रॉस करने लगता है एरियस तुरंत जाग जाती है और उसे पीट देती है। उसके बाद वो गुस्से में वहां से चले जाती है। रूडियस फ्रस्ट्रेटेड होकर गीशा के पास जाता है, क्योंकि एरियस क्लियरली पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन जब तीनों साथ पढ़ रहे होते हैं, तब गीशा एक स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि पहले वो एक ग्रुप का पार्ट थी जिसका नाम द ब्लैक वुल्फ फैंग था, जिसमें अराउंड 6 मेंबर थे। वो सिर्फ शॉट पर फोकस करती थी और बाकी सब काम अपने टीममेट्स पर छोड़ देती थी। और हमें ये दिखता है कि ये स्टोरी सुनकर एरियस इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगती है और रूडियस भी तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वो गीशा से पूछता है कि क्या कभी उसने कैलकुलेशन या नॉलेज की कमी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। गीशा अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती है और बताती है कि जब उसके टीममेट शादी करके अलग हो गए, तब वो अकेले ट्रैवल करने लगी। लेकिन वो बताती है कि उसे तो पैसे गिनना भी नहीं आता था और इसी वजह से वो बहुत दिन बिना खाए पिए रहने लग गई। और एक दिन डेस्परेशन में उसने मॉन्स्टर का वेस्ट तक खाना पड़ा, जिससे वो कई दिनों तक बीमार भी रही थी। ये सुनकर एरियस को समझ आता है कि पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात एरियस के दिमाग में बैठ जाती है और वो तुरंत रूडियस से कहती है कि वो नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेगी। उसके बाद आफ्टरनून में वो स्वॉट ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा होता है कि एरियस काफ़ी इंप्रूव कर चुकी है, इतना कि वो रूडियस को अच्छा खासा बीट कर देती है। एरियस एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन गीशा उसे याद दिलाती है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उम्र में भी बड़ी है। कुछ और बातें होने के बाद वो फिर से ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर बाद रात को हमें ये दिखता है कि रूडियस काफ़ी थक चुका होता है, लेकिन जब उसकी नज़र सोफी के बनाए हुए एक छोटे से फिगर पर पड़ती है तो उसे मोटिवेशन मिलती है और वो ये सोचता है कि कैसे उसे अगले 5 साल तक इतनी ही मेहनत करते रहनी पड़ेगी। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद एरिस सीरियसली पढ़ने लगती है, लेकिन ऑब्वियसली बिना ब्रेक के पढ़ने की वजह से उसे बहुत स्ट्रेस लगता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज वो मार्केट घूमने जाएगी। तभी मार्केट जाते वक्त रूडियस कैजुअली पूछ देता है कि वो आज काफ़ी प्रिटी लग रही है, लेकिन एरिस अपनी यूजुअल रफ स्टाइल में उसे फिर से मार देती है। मार्केट पहुंचते ही एरिस हर चीज़ देखने लगती है और उससे एक्साइटेड होने लगती है। तभी एक मर्चेंट रूडियस को एक स्पेशल आइटम ऑफर करता है, एक ऐसी मेडिसिन जो लोगों को कंट्रोल लूज करवा देती है। इतने में गीशा और एरियस वहां आ जाते हैं। रूडियस तुरंत सीरियस होकर बोलता है कि वो बस प्राइसेस चेक कर रहा था। सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो मैथ्स का एग्जाम्पल देता है, जिसका सही आंसर सिर्फ गीशा देती है। लेकिन एरिस का प्राइड हर्ट हो जाता है
इसलिए रूडियस उसे ही प्रेस करता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद वो सब मिलकर बुक्स देखने लगते हैं और रूडियस रियलाइज करता है कि ये बुक्स काफ़ी महंगी हैं, अराउंड 7 गोल्ड कॉइन जितनी। एरियस ये कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर के पैसों से ये ले सकती है, लेकिन रूडियस उसे एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि किसी और के पैसे ऐसे स्पेंड नहीं करने चाहिए। वो बताता है कि वो और गीशा सिर्फ 2 कॉइन पर मंथ पर कमाते हैं, इसलिए पैसों की वैल्यू समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये भी कहता है कि वो अपना खुद का अलाउंस भी रख सकती है और वो इसके लिए उसके ग्रैंडफादर से बात करेगा। वापस आते वक्त रूडियस आसमान में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखता है। गीशा बताती है कि वो पेरजुइस का फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है, आर्मर्ड ड्रैगन किंग का। एरिस ऐड करती है कि वो उन 3 हीरोज में से है जिसने डीमन गॉड लैप्सी को डिफीट करा था। रूडियस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये स्टोरी प्रॉपर्ली नहीं पता होती। फिर वो याद करता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ वो फेरी टेल समझता था। और गीशा बताती है कि वो फोर्ट्रेस 400 सालों से आसमान में फ्लोट कर रहा है। और ये सुनकर रूडियस सोचता है कि काश वो कभी उस जगह पर जा सके। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गर्ल्स पढ़ाई कर रही होती हैं और रूडियस सोचता है कि अब एरिस का एक दिन का ब्रेक होने की वजह से वो थोड़ा काम हो रही है। तभी अचानक से एरिस उसे वही स्पेशल आइटम दे देती है जो रूडियस ने मार्केट में देखा था। वो कहती है कि वो उसने उसके लिए ही एक गिफ्ट समझ कर लेके आई है और सीधा पूछ लेती है कि ये क्या होता है। ये सुनते ही रूडियस पैनिक हो जाता है और गीशा बताती है कि कैसे अब एरिस को भी अलाउंस मिलना स्टार्ट हो गया है, इसलिए उसने पैसे जमा कर कर ये सामान रूडियस के लिए खरीदा है। रूडियस टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन एरीज बार बार पूछते रहती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गीशा उसे पकड़ लेती है। बीच में वो बोतल गिर जाती है और रूडियस उदास हो जाता है। फिर भागने लगता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसे पकड़कर टिकल करने लगती हैं ताकि वो सच बता दे। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग और मैजिक प्रैक्टिस दोनों कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी बीच में रूडियस फाइनली एक डिटेल फिगर कंप्लीट करता है जो रॉक्सी के शेप में होता है, इतना डिटेल कि उसने एक छोटी से छोटी डिटेल भी रिक्रिएट करी होती है। तभी एक औरत आती है जो अपना नाम एना बताती है। वो उससे हेल्प मांगती है क्योंकि कुछ महीनों में एरीज की बर्थडे पार्टी होने वाली है जहां मेन इवेंट में उसका डांस होगा, और सिंस एरीज अभी डांस सीख रही है उसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। रूडियस बिना हेजिटेशन के एग्री कर लेता है। अगले दिन हम रूडियस और फिलिप को मेंशन की लाइब्रेरी में देखते हैं। फिलिप उसे एक स्पेशल बुक दिखाता है जो बीच गॉड ने लिखी होती है, लेकिन रूडियस उसे समझ नहीं पाता। फिलिप्स बताता है कि इस बुक की वजह से वो बीच स्टेट्स के लोगों को हायर कर पाता है। वो फिर कैजुअली बोलता है कि उसे बीच गर्ल्स के एयर और टेल्स काफ़ी क्यूट लगते हैं, और सरप्राइजिंगली रूडियस भी उसकी बातों से एग्री करता है। एंड में फिलिप्स उसे परमिशन देता है कि वो लाइब्रेरी की सारी बुक यूज़ कर सकता है। रूडियस डिसाइड करता है कि वो बीच लैंग्वेज वाली बुक को स्टार्ट करेगा क्योंकि वो नई नई लैंग्वेज सीखना चाहता था। कुछ घंटों बाद वो रॉक्सी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने फ्यूचर प्लान उसे शेयर करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि डीमन और बीच लैंग्वेज सीखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुनते ही वो समझ जाता है कि वो एरीज है और एरीज बाहर डांस प्रैक्टिस कर रही है। तभी वो भागकर उसके पास जाता है। आना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एरीज को वापस प्रैक्टिस के लिए मना ले, वरना वो अपने 10th बर्थडे पर सबके सामने एम्बेरस हो जाएगी। रोडियस एग्री करता है। एरीज के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे डांस आता ही नहीं है। ये सुनकर रूडियस अपनी पास्ट लाइफ याद करने लगता है जहाँ उसके ऐसे ही नेवर ट्राइंग वाले एटीट्यूड की वजह से उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। वो एरीज से कहता है कि वो भी परफेक्ट नहीं है, उसके लिए भी लैंग्वेजेस सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चैलेंजेस को एंजॉय करता है क्योंकि जितना डिफिकल्ट चैलेंज है उतना ही सेटिस्फाइंग उसका रिजल्ट भी होता है और उसे मास्टर करने में उतना ही मजा आता है। और हम ये देखते हैं कि ये बातें एरीज के दिल को छू जाती हैं और वो तुरंत कहती है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगी और तुरंत प्रैक्टिस करेगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन एरीज अभी भी काफी क्लमजी है और प्रैक्टिस के बीच में वो रूडियस को जोर से गिरा भी देती है। वो सीधा वॉल से जाकर टकराता है और रूडियस सोचता है कि इस डांस को परफेक्ट करने के लिए मिरेकल ही चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वो गीशा की हेल्प से लैंग्वेज सीखता है और साथ ही साथ अपना ब्रॉक्सी का बनाया हुआ फिगर भी वो एक मर्चेंट को बेच देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एरीज धीरे धीरे डांस में अच्छी होने लगती है और उसका एग्रेसिव नेचर भी थोड़ा कम होने लगता है। रात को रूडियस फिर से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि उसे लैंग्वेज भी अभी सीखना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तभी उसे एक पैकेज मिलता है जिसके अंदर रॉक्सी का रिप्लाई होता है। वो बताती है उसने डीमन लैंग्वेज समझने के लिए एक स्पेशल हैंडबुक बनाई है। साथ ही वो मेंशन करती है कि जिस परवर्टेड प्रिंस को वो पढ़ा रही होती है उसने एक ऐसा फिगर खरीदा है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। ये सुनकर रूडियस खुश हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसका बेचा हुआ फिगर इतनी दूर तक पहुंच गया और वो रॉक्सी की भेजी हुई बुक्स के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है।
अगले दिन एरीज उसके साथ प्रैक्टिस करती है और अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। एना उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो कल के इवेंट के लिए रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट डे पार्टी का सीन होता है जहाँ एरीज फिलिप के साथ एंट्री लेती है। एना और रूडियस दोनों ही टेंशन में ये सब देख रहे होते हैं और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि सब कुछ सही चले जाए। फिर सोरोस अनाउंस करता है कि मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला है। एक लड़का एरीज के पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है। डांस स्टार्ट होता है लेकिन एरीज थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो बहुत फास्ट मूव करती है और सबके सामने गिर जाती है। लोग पीछे से बातें करने लगते हैं कि वो हमेशा की तरह डिजास्टर ही है। ये देखकर रूडियस इमोशनल हो जाता है और हिम्मत करके उसके पास जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और डांस दोबारा स्टार्ट करता है। और इस बार वो उसे गाइड करता है एक छोटी सी ट्रिक से। धीरे धीरे एरिस परफेक्टली डांस करने लगती है और सब लोग अमेज हो जाते हैं। बाद में एना उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया। वो बताता है कि उसने बस शॉर्ट ट्रेनिंग की टेक्निक को यूज़ किया है क्योंकि एरिस की प्रॉब्लम सिर्फ उसकी स्पीड थी। इस मोमेंट के बाद रूडियस के भी काफ़ी एडमायरर्स बन जाते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। उसी रात को गीशा और एरिस दोनों मिलकर रूडियस को मैजिकल जेम वॉन्ड्स गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉक्सी ने उसको किए थे। तभी गीशा रुककर एरिस को भी एक रिंग देती है जो उसके बीच ट्राइब की लेगेसी का पार्ट होता है और एरिस उसे खुशी से एक्सेप्ट करती है। अगले दिन सुबह रूडियस उठता है और देखता है कि वो एरिस के साथ ही सोया हुआ है। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक टावर की तरफ जाता है और उस टावर में चढ़ते वक्त उसे ऊपर से बहुत अजीब आवाज़ें आती है। जब वो टॉप पे पहुँचता है तब वो ये देखता है कि सोरोस एक बीच गर्ल के साथ है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और फिर सोरोस और रूडियस के बीच बात होती है। सोरोस उसे आसमान में एक अजीब ऑब्जेक्ट दिखाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन सोरोस कहता है कि वो डेंजरस नहीं लग रहा। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि रूडियस अब 10 साल का होने वाला है और वो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। और एरिस भी काफ़ी इंप्रूव कर चुकी होती है अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग, मैजिक और पढ़ाई में। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एरिस और गीशा उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन रूडियस उन्हें देख लेता है और समझ जाता है उसके लिए कुछ सरप्राइज पार्टी प्रिपेयर हो रही है। फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इस फैमिली के लिए अपने इरादे ओपनली रिवील नहीं कर सकता और ना ही अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर सकता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसे पता चल जाता है कि उसके फादर का फुल नाम पॉल नोटस ग्रे हार्ट है और नोटस फैमिली ग्रे हार्ट लिनिएज के 4 मेन ब्रांचेस में से एक है। वो बताता है कि करंट लीडर एक्चुअली पॉल का भाई है और उसे हटाने का एक सीक्रेट प्लान भी चल रहा है। और अगर किसी को पता चल गया कि वो नोटस फैमिली से है और एरीज की फैमिली उसे प्रोटेक्ट कर रही है तो काफ़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसी चक्कर में रूडियस की बर्थडे पार्टी भी काफ़ी छोटी रखी जा रही होती है। कुछ देर बाद वो गीशा के साथ होता है और नोटिस करता है कि सर्वेंट्स थोड़े टेंस लग रहे हैं। गीशा उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूछती है कि क्या उसे 3 लैंग्वेज सीख ली है जो वो पढ़ रहा था। रूडियस कंफर्म करता है और गीशा उसके टैलेंट से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर वो बोलता है कि उसे भूख लगी है और वो कुछ खाने जाने लगता है। गीशा सडनली ऑकवर्ड हो जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। तब रूडियस समझ जाता है आज उसका बर्थडे है। तभी वो लोग इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हैं। वो गीशा को अपनी बनाई हुई फिगरीन्स दिखाता है। गीशा उन्हें देखकर बहुत इंप्रेस होती है, पर वो एक चीज़ बताती है कि कैसे उनमें एक डिटेल मिसिंग है। रूडियस थोड़ा टेंस होकर ये बोलता है कि उसने वो डिटेल इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वो प्रॉपर्ली उसे समझ ही नहीं पाया है। तभी एक मेड आती है और गीशा को बताती है कि सब रेडी है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं। रूडियस जब हॉल में एंटर करता है सब लोग उसके बर्थडे विश करते हैं। वो इमोशनल हो जाता है और प्रिटेंड करता है कि उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर सोरोस भी इमोशनल हो जाता है और गुस्से में किसी पाइलमोन नाम के आदमी को मारने की बात कर देता है। सिचुएशन थोड़ा इंटेंस हो जाती है और तभी गीशा लोग उसे शांत भी कर देते हैं। एरिस उसे बोलती है कि वो उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेकर आई है। रूडियस पूछता है कि क्या उसकी फैमिली आई है, लेकिन वो कहती है कि मॉइस्चर की वजह से वो नहीं आ पाई। तब हिल्डा उसे हक करती है और कहती है कि अब वो उसे अपना बेटा मानती है। और हिल्डा इतना तक कह देती है कि फ्यूचर में रूडियस और एरीज की शादी होगी। एरीज ऑब्वियसली ऑकवर्ड हो जाती है और मना करने लगती है और लोग हिल्डा को भी वहाँ से ले जाते हैं। एरीज अपना गिफ्ट लाती है। वो एक पावरफुल स्टाफ होती है जिसका नाम एक्वेडियस होता है जो वाटर ड्रैगन किंग की स्टाफ मानी जाती है। रूडियस तुरंत समझ जाता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव और रेयर आइटम है, लेकिन एरियस कैजुअली कहती है कि वो बस उसे एंजॉय करे। पार्टी रात भर चलती है और सब सेलिब्रेट करते हैं। रात के बाद गीशा एरिस को सोने के लिए लेकर जाती है और रूडियस फिलिप के साथ बात करता है। फिलिप बताता है कि एरिस के 2 भाई हैं जो कैपिटल में हैं क्योंकि उनके फैमिली के लड़कों को फ्यूचर लीडर बनाया जाता है। वो ये भी बताता है कि हिल्डा पहले रूडियस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी,
लेकिन अब सिर्फ रूडियस के अच्छे बिहेवियर और उसके टैलेंट को देखकर वो अपने आप को पूरा बदल चुकी है। फिलिप सडनली सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या रूडियस एरियस से शादी करेगा और वो उनकी फैमिली का कंट्रोल लेना चाहता है। ये सुनकर रूडियस भी शॉक हो जाता है और क्लियरली समझ जाता है कि ये तो पॉलिटिकल मैटर हो रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और फिलिप से कहता है कि वो इस बात को इग्नोर करे। रात को रूडियस अपने रूम में आता है और देखता है एरिस वहाँ है। वो कहती है कि वो उस रात उसके साथ रुकेगी क्योंकि उसका बर्थडे है। रूडियस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है लेकिन समझ जाता है कि वो सिर्फ उसका साथ देने के लिए यहाँ आई है। बाद में एरिस चली जाती है और रूडियस रियलाइज करता है कि उसने उसके लिए एक जेन्युइन एफर्ट किया है। अगले सीन में पॉल को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और रिग्रेट भी कर रहा होता है कि कैसे उसने अपने बेटे का बर्थडे मिस कर दिया। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि सोफी भी वहां पर आ जाती है और हमें दिखता है कि कैसे रूडियस की फैमिली भी काफी ग्रो हो चुकी है। तभी हमें ये दिखता है कि लिलिया सोफी को एक नेकलेस देती है जो उसे रूडियस तक पहुंचाना होता है और वो क्लियरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और तभी हमें सीन से ये पता चलता है कि कैसे जब रूडियस घर छोड़कर गया था तब सोफी ने उसके जाने को काफी मैच्योर तरीके से हैंडल किया था। उसने डिसाइड किया था कि अब वो खुद स्ट्रांग बनेगी और जब भी पुलिस उसको परेशान करेंगे वो खुद अपने आप को डिफेंड करेगी। कुछ ही देर बाद पॉल भी वहां पर आ जाता है और सब लोग आसमान की तरफ देखते हुए हर जगह पर अजीब क्लाउड्स देख रहे होते हैं। इस वक्त दूसरी तरफ चिरॉन किंगडम में रॉक्सी भी सेम फिनोमिना फील करती है और वो एक और किंगडम जिसे असुरा किंगडम कहा जाता है उसकी डायरेक्शन पे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस महसूस करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन में एक जगह पर एक ड्रैगन किसी आदमी पर अटैक करता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन उस आदमी के फेस पर एक स्पेशल मार्क देखता है वो तुरंत पीछे हट जाता है। यहाँ हमें उस आदमी से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम ओस्टर्ड होता है जिसे ड्रैगन गॉड भी कहा जाता है। वो एक कर्स के साथ जी रहा होता है जिसकी वजह से हर कोई उससे नेचुरली हेट करता है। वो नोटिस करता है कि कहीं एक जगह पर बहुत बड़ा मानव कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और वो कहता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। पैरेलल सीन में हम एक और पावरफुल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डीमन एम्प्रेस किशिका होता है। वो भी एक मैसे माना प्रेजेंस फील करती है और डिसाइड करती है कि उसे देखने जाना पड़ेगा कि आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ कहाँ से रहा है। इस वक्त फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में एक मिस्टीरियस आदमी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करता है कि उस इंसान को ढूंढो और एलिमिनेट करो जिससे ये माना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि कोई डीमन गॉड लीसियस की सील तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वापस रूडियस के पास वो फील्ड में अपना नया स्टाफ टेस्ट कर रहा होता है। जब वो वाटर मैजिक ट्राई करता है तो उसे रियलाइज होता है कि अब वो बहुत कम माना यूज करके भी बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। फिर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक ट्राई करने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो माना गैदर करता है आसमान में जो स्ट्रेंज सा स्फीयर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो मल्टीपल माना पोर्टल ओपन होने लगते हैं। रूडियस तुरंत बोलता है कि वो उसने नहीं किया। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। कीशा कहती है कि उन्हें वहां से जाना होगा। तभी अचानक से एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है और कीशा तुरंत बैटल मोड में आ जाती है। तभी एक मार्क्समैन अपीयर होता है जो खुद को अलाइव द रेडियंट बता रहा होता है। वो बोलता है कि वो अपने बॉस के ऑर्डर की वजह से आ रखा है और उसे उस इंसान को एलिमिनेट करना है जिसने ये स्पेल कास्ट करी है। गीशा एक्सप्लेन करती है कि वो रॉयल वॉरियर है और उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये दिखता है कि एल्फी तो कुछ भी मानने से मना कर देता है। सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है लेकिन अचानक से एल्फी वहां से डिसअपियर हो जाता है जिसके तुरंत बाद स्काई का स्पेयर सारा माना एब्सॉर्ब करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। रूडियस और उसकी टीम वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो ब्लास्ट में फंस जाती है। सीन चेंज होता है। रूडियस अपने आप को पुरानी लाइफ की बॉडी में देखता है। वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि शायद वो दोबारा मर गया है। तभी एक आदमी अपीयर होता है जो खुद को हितगोमी बुला रहा होता है, ह्यूमन गॉड। वो ये कहता है कि कैसे वो रूडियस को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था और उसकी लाइफ उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। रूडियस पहले तो एग्रेसिव रिएक्ट करता है पर वो सोचता है कि उसकी नई लाइफ शायद एक ड्रीम थी। लेकिन हितगोमी उसे समझाता है कि वो सच में रीइंकार्नेट हुआ था और सब कुछ रियल था। वो ये भी बताता है कि ये जो बॉडी वो देख रहा है वो उसका मेंटल फॉर्म है। जब वो वापस जाएगा वो अपनी करंट बॉडी में लौट जाएगा। हितगोमी वार्न करता है कि रूडियस अब एक बहुत डेंजरस जगह पर है जहाँ सर्वाइवल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो समझाता है कि जो मोनोलिथ जैसा स्ट्रक्चर था उसने रूडियस को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया। जाते जाते हितगोमी एक इम्पोर्टेंट हिंट देता है, जब रूडियस आगे जाएगा तो उसे एक इंसान मिलेगा और उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। रूडियस होश में आता है और देखता है कि एरिस उसके पास ही सो रही है। वहाँ एक कैंप फायर चल रही होती है और वो कंफ्यूज होता है कि गीशा कहाँ है। तभी उसकी नज़र उसी सुपर ब्रेस के आदमी पर पड़ती है जिसके बारे में रॉक्सी ने उसे चेतावनी दी थी।
और उनकी रेस के बारे में बहुत ही खतरनाक खतरनाक डरावनी स्टोरी सुनी थी। वो तुरंत अपना स्टाफ पकड़ लेता है, लेकिन फिर काम होकर वो डीमन लैंग्वेज में उसे ग्रीट करता है। सुपर वॉरियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बताता है कि वो दोनों आसमान से गिरे थे। उसने उनके लिए फायर चलाई थी ताकि वो सेफ रहे। फिर वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। रूडियस उस सुपर से कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, बल्कि उसका शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। वो बोलता है कि जिसने उसकी लाइफ सेव की है वो उसे कैसे डर सकता है। सुपर अपना इंट्रोडक्शन करता है। उसका नाम रुचि होता है। रूडियस पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, तो रुचि बताता है कि वो डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में है। ये सुनकर रूडियस शॉक हो जाता है और सोचता है उसे घर वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। रुचि एक्सप्लेन करता है कि वो लोग एक माना डिजास्टर में फंस गए हैं। फिर वो कहता है कि वो उन्हें सेफली उनके घर तक छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसने उन्हें यहाँ छोड़ दिया तो उसके रेस की रेपुटेशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी एरिस होश में आती है और रुचि को देखते ही डर जाती है और चीखने लगती है। वो रो भी पड़ती है। रुचि कामली बोलता है कि ये रिएक्शन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है और इनडायरेक्टली लूडियस को थोड़ा अलग बताता है क्योंकि वो इतना नहीं डरा। कुछ देर बाद एरिस अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन डर की वजह से उसकी बॉडी भी कांप रही होती है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करती है कि बचपन में जो स्टोरीज उसे सुनाई गई थी कि सुपर लोग के डीमंस ऐसे होते हैं, वो सब झूठ थी। धीरे धीरे तीनों के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। रूडियस अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एरिस को सेफली वापस लेकर जाएगा। कुछ दिन सर्वाइवल के बाद वो एक विलेज तक पहुंचते हैं। एंट्रेंस पर गार्ड उन्हें रोक देते हैं और उन्हें बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देखने लगते हैं। रूजी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड अपने लीडर को बुलाने की बात करते हैं। रूडियस कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गार्ड मूव नहीं करता। तभी रुचि बताता है कि मीकार्ड ट्राइब टेलीपैथी से कम्युनिकेट करती है। थोड़ी देर बाद विलेज का लीडर आता है और हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद रूडियस ये समझ जाता है कि जिस डीमन को वो अपने सामने देख रहा है वो दरअसल रॉक्सी के फादर हैं। तभी रूडियस के गले पे जो रॉक्सी का एमुलेट होता है वो उनका अटेंशन अट्रैक्ट कर देता है और रूडियस बताता है कि वो उसकी टीचर रॉक्सी ने दिया था। तब एक और आदमी बोलता है कि रॉक्सी उसकी बेटी है, उसका नाम रोवन होता है। तब रूडियस रियलाइज करता है कि वो अपनी टीचर के होमलैंड में है। विलेज के अंदर रूडियस नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रॉक्सी जैसी दिख रही होती हैं। रोवन बताता है कि ये मिडगार्ड रेस लगभग 200 साल जीती है। वो ये भी कहता है कि उसने रॉक्सी को लास्ट बार 20 साल पहले देखा था, मतलब अब वो अराउंड 44 साल की होगी। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद रात को हमें ये दिखता है कि सब लोग आपस में एक दूसरे का प्लान पता कर रहे होते हैं। रूजी लीडर को ये बताता है कि कैसे वो इन सबको घर तक सेफली छोड़ने वाला है, लेकिन लीडर कहता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। रूजी ह्यूमन सिटीज में एंटर नहीं कर पाएगा। वो ये भी बताता है कि रूजी बच्चों के मामले में कंट्रोल लूज कर देता है और उन्हें बचाने के लिए वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। रूजी गुस्से में एक्सप्लेन करता है कि उनकी बैड रेपुटेशन डीमन लॉर्ड केसियस की वजह से ही आ रखी है। वो ये बताता है कि 400 साल पहले उन्हें कर्स पीरियड दिया गया था जो उनकी सोल को कंट्रोल करते थे और उसके इफेक्ट में वो सबको मारने लगे, अपनी फैमिली तक को। अब वो अपनी रेस की लॉस्ट रेपुटेशन को वापस लेना चाहते हैं। रूडियस उसकी स्टोरी सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो भी उनकी हेल्प करेगा। अगली सुबह वो रोवन और उसकी वाइफ रोकारी को गुड बाय बोलता है। रूडियस मजाक में रोवन को फादर इन लॉ बुलाने लगता है, जिससे उसकी वाइफ खुश हो जाती है, लेकिन रोवन सीधा मना कर देता है। वो उन्हें एक स्वॉर्ड और कुछ सप्लाईज देता है और ये ग्रुप आखिरकार अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन बाद वो माउंटेन्स तक पहुंचते हैं और रूजी बताता है कि उनके पीछे रिकाशु नाम की सिटी है और वो लोग उस सिटी के पास जाने लगते हैं। सिटी के एंट्रेंस पर रूडियस को अलग अलग टाइप के डीमन दिखते हैं। रूजी बताता है कि डीमंस की भी मल्टीपल रेसेस होती हैं। तब रूडियस लोगों को डेड एंड नाम के बारे में बताता है और हमें ये दिखता है कि रूजी पूछता है कि वो ये नाम कैसे जानता है, और ये नाम तो उसका ही है, जिसका मतलब है जो कहानी रॉक्सी ने सुनी थी वो सच थी और जो आदमी उसके सामने में है उसे मौत जैसा खतरनाक माना जाता है। रूडियस समझ जाता है कि डेड एंड का मतलब मौत से टकराना है। क्योंकि रूजी सीधा सिटी में एंटर नहीं कर सकता, तो रूडियस एक स्मार्ट प्लान बनाता है, जिससे थोड़ी देर बाद वो लोग बिना किसी प्रॉब्लम के घाट को क्रॉस कर लेते हैं। अंदर जाते ही वो एक ह्यूज सिटी देखते हैं जो उन्हें अमेज कर देती है। कुछ शॉप्स देखने के बाद वो एडवेंचर्स गिल जाते हैं, क्योंकि रूडियस सोचता है कि अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें पैसे तो कमाने पड़ेंगे। जैसे ही वो एंटर करते हैं सबका अटेंशन उन पर चले जाता है। रूडियस और एरिस डर रहे होते हैं कि कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि एक सुपर रेस का डीमन उनके साथ है, लेकिन तभी रूजी अलग हेयर कलर में उनके सामने आता है। सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि सुपर रेस यूजुअली ग्रीन है और वो इसके लिए फेमस है। मतलब रूडियस का प्लान परफेक्टली काम कर गया है। वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाते हैं और अपनी टीम का नाम डेड एंड रखते हैं, जिससे सब और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं। जब बोर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें रैंक F मिला है, जिसमें ना तो बड़ी मिशंस ना डेंजरस मिशन मिलता है। तभी उनकी ऐसी हालत देखकर एक बीचमैन उनका मजाक बनाने लगता है और उन्हें इंसल्ट करने लगता है।
तभी इंसल्ट फील करने की वजह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जाते हुए रूडियस कहता है कि उनका प्लान तो सक्सेसफुल था, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि रूजी किसी और डीमन रेस का है। तभी रजिस्टर करते वक्त कुछ डीमंस एरिस के पास आते हैं। लैंग्वेज ना समझने की वजह से सिचुएशन एरिस के लिए थोड़ा awkward हो जाती है। एक डीमन कर्ट उसका शोल्डर पकड़ लेता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से एरिस का एक बहुत ही प्यारा ब्रोच भी टूट जाता है। एरिस गुस्से में उसे पीट देती है। रूडियस तुरंत ही सिचुएशन हैंडल करता है और उसे हील करता है और अपोलोजाइज भी करता है। कर्ट उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन रूडियस मना कर देता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी टीम है। पर हमें ये दिखता है कि कर्ट अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें वो खुद बाइचीरो और एक गॉब्लिन होता है। रात को रूडियस टेंशन में होता है क्योंकि उनके पास कोई भी पैसे नहीं होते। वो सो जाता है और फिर वो अपने सामने ह्यूमन गॉड हितोगोमी से मिलता है। हितोगोमी उसे कहता है कि उसने रूजी पर ट्रस्ट कर सही किया और एक एडवाइस देता है कि कैसे उन्हें एक छोटा मिशन पकड़ना चाहिए जो उनकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रूडियस उठकर सोचता है कि इतनी छोटा सा मिशन उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। तब एरियस उससे पूछती है कि क्या वो घर वापस जा पाएगा। नेक्स्ट डे हमें ये दिखता है कि वो लोग एक छोटा मिशन पकड़ते हैं, जिसमें उन्हें एक खोई हुई बिल्ली की बच्ची को ढूंढना होता है। रूजी अपनी थर्ड आई से उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है। वो लोग एक केव तक पहुंचते हैं, जहां पर बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। अंदर जाकर पता चलता है कि वो एक्चुअली एक बहुत ही डेंजरस पैंथर और दूसरे एनिमल का अड्डा है। तभी कुछ बीचमैन वहां आ जाते हैं, जो उन मासूम एनिमल्स को कैप्चर कर रहे होते हैं उनके रिवॉर्ड्स के लिए। रूडियस और उनकी टीम उसे रोक देती है। जब रूडियस बात करने की कोशिश करता है, एक आदमी उसे हिट कर देता है। ये देखकर रूजी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत उस आदमी को मार देता है। रूडियस उसे रोकता है और कहता है कि ऐसे करने से सुपर की रेस की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो बाकी लोगों को इंटेरोगेट करता है और पता चलता है कि ये लोग तो एनिमल चुराकर उनके रिवॉर्ड क्लेम करते हैं। रूजी तो उन्हें मारना चाहता है, लेकिन रूडियस बीच में आ जाता है। वो उनसे उनका रैंक पूछता है। वो रैंक डी होते हैं। थोड़ा सोचने के बाद रूडियस उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन देता है। रूडियस थोड़ा सोचने के बाद उन्हें ये बोलता है कि वो लोग उसकी टीम ज्वाइन करें। ये सुनकर सब लोग शॉक में होते हैं। रूडियस तुरंत एक स्मार्ट प्लान बनाता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रेंथ से नहीं मिलता, दिमाग से भी मिलता है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम और हमारे चैनल के इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप हमें वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बी श्योर आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं और हमें सुपर चैट और सुपर थैंक्स भी दे दें, जिससे हमारी अच्छी वीडियोस यूट्यूब एल्गोरिथम के जरिए और एनिमे लवर्स तक पहुंच पाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट एनिमे रिकैप कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।